नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट गुरु 2.0 में। आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालय सेवा चयन बोर्ड द्वारा जो आयोजित की जाती है लिपिक ग्रेड सेकंड या कनिष्ठ सहायक या LDC या बाबू। तो ये इसके उपनाम है एक ही पोस्ट के। ये संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2018 का पाठ्यक्रम है। 2018 का सिलेबस है। जो लास्ट टाइम 2018 में जो वैकेंसी आई थी LDC की, लगभग वो 12,000 पोस्टों पे आई थी, उसका ये सिलेबस है। तो इसी प्रकार अभी 2022 का जो बजट है उसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 14,000 वैकेंसी की घोषणा की है LDC के लिए। 14,000 वैकेंसी एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी है ये। इसमें आपको बहुत ही बढ़िया मौका मिलेगा। इसका नोटिफिकेशन तो अभी तक आया नहीं है, लेकिन इसकी एग्ज़ाम डेट ज़रूर दिसंबर 2022 में घोषित हो चुकी। एग्ज़ाम डेट दिसंबर 2022 में एग्ज़ाम होगी और नोटिफिकेशन आने वाले 2 महीने के अंदर अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर अपन को तो नोटिफिकेशन से क्या मतलब, जो एग्ज़ाम डेट ही घोषित हो गई है तो नोटिफिकेशन तो कभी आए, कल ही आ जाए। दिसंबर में एग्ज़ाम होनी है और दिसंबर में एग्ज़ाम हो जाएगी। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि नोटिफिकेशन आया नहीं है, दिसंबर में एग्ज़ाम होगी नहीं होगी, उसके बाद तैयारी करेंगे। तो ये आप लोग गलतफहमी में हो, क्योंकि 2023 में सरकार के जो है 2023 में लगभग दिसंबर में चुनाव है। तो 2022 में ये वैकेंसी कंप्लीट करके इसको जनवरी में टाइपिंग मान लो आप, और ये आपको मार्च से अप्रैल में आपको पोस्टिंग मिल जाएगी, ये गारंटीड है। ठीक है, तो हम जो बात कर रहे हैं आज इस वीडियो में, वो बात कर रहे हैं हम इसके एग्ज़ाम में जो दो पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। ठीक है, इसका मैं आपको थोड़ा सा एक बार डिटेल ब्रीफ कर देता हूँ कि इस LDC एग्ज़ाम में पेपर फर्स्ट, इसमें क्या आता है, पेपर फर्स्ट में GK है ना, राजस्थान की GK आएगी एक तो पूरी, जिसमें राजस्थान का इतिहास, GK में इतिहास, ठीक है, भूगोल, कला संस्कृति, ठीक है, ये आएगा। ठीक है, एक आएगी आपकी मैथ्स, एक आएगी साइंस। तो ये पेपर जो है काफ़ी लेंदी है और काफ़ी वास्ट सिलेबस है। अगर इसको पढ़ने लगोगे तो भी एग्ज़ाम तक कम ही पड़ेगा। ठीक है, तो हम ऐसा नहीं बोल रहा कि इसको छोड़ना है, पर इसके लिए अपन अलग से स्ट्रेटजी बनाएंगे, वो अपना अलग वीडियो में स्ट्रेटजी बनाएंगे। अभी अपन इस बात की अभी अब केवल अपन पेपर सेकंड के बारे में बात करते हैं। पेपर सेकंड में जो है अपन बात करें, इसमें भी देखो 150 क्वेश्चन आने हैं और इसमें भी 150 क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, दोनों पेपर 300 ऐसे नंबर का होगा, 100 नंबर का होगा, माफ़ कीजिएगा। हाँ, हम पेपर सेकंड में बात कर रहे हैं, तो इसमें 75 क्वेश्चन तो हिंदी के आने वाले हैं और 75 ही क्वेश्चन इंग्लिश के आने वाले हैं। ठीक है, इंग्लिश के आने वाले हैं। तो इस 75 में से ना मोस्ट प्रोबेबली है ना, अगर हम अच्छी तैयारी है ना तो 50 से 55 क्वेश्चन, अच्छी तैयारी इंग्लिश में अगर अच्छी तैयारी तो 50 से 55 क्वेश्चन के लगभग ही सही कर सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा बच्चे होते हैं, कुछ बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, मोस्ट इंटेलिजेंट, मैं क्या बोल रहा हूँ, मोस्ट इंटेलिजेंट बच्चे हैं जो लगभग 65 से 70 क्वेश्चन तक करके आएंगे। बाकी 50 से 55 क्वेश्चन तक ही ना सही हो पाता है। लेकिन हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अपन 75 में से 75 मार्क्स या क्वेश्चन अटेम्प्ट करके और बिल्कुल एक्यूरेट कर सकते हैं। लेकिन हिंदी का पेपर सॉल्व वही कर सकता है जो ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। क्या ना हो, ओवर कॉन्फिडेंस या ओवर स्मार्ट ना हो। क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे जिनके हिंदी में कुछ भी पूछ लो बहुत अच्छी तैयारी रहती थी, लेकिन हर बार एग्ज़ाम में हॉल में गए और वहाँ हिंदी में, इस हिंदी में ये जो बिंदी है ना, ये लगवा के आए। ठीक है, ये ऐसा क्यों हुआ, कुछ नहीं, बस हाँ क्वेश्चन पढ़ा, एक लाइन में क्वेश्चन पढ़ लिया, ये ऐसे ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है,
और उसका हाँ बस इसका ये आंसर, ठीक है। ये नहीं पूछा कि उसमें हाँ है नहीं है, क्या पूछ रहा है, मतलब कुल मिला के बात है कि हाँ ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं कि हाँ ये मेरे को आता है, इसका आंसर ये है। जबकि हकीकत ये होती है कि हिंदी का पेपर एक ऐसा पेपर होता है जिसको अगर हम एक बार ढंग से हमको धीरे धीरे आराम से पढ़ना होता है, उसके बाद ही 4 ऑप्शन देखने होते हैं, 4 ऑप्शन देखने के बाद ही टिक लगाना होता है। और हम क्या करते हैं, क्वेश्चन देखा और उसका आंसर अपने पहले ऑप्शन देखने से पहले आंसर पता चल जाता है और उस आंसर को ढूंढते हैं फिर कि वो कहाँ लिखा हुआ है। जैसे मान लो यहाँ लिखा हम सीधा यहाँ पढ़ेंगे, तीनों ऑप्शन को नेगलेक्ट कर देते हैं। नेगलेक्ट करने की वजह से हम तीनों ऑप्शन नहीं देख पाते और नहीं देखने के कारण हमारा क्वेश्चन जो है गलत हो जाता है। फिर घर पे आके देखते हैं अरे यार ये तो ऐसे था। फिर पछताने से कुछ नहीं होता, जो करना है अपन को OMR में ऐसे गोले काले करने हैं, लाल मत कर देना ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं सिलेबस की। हम केवल इस वीडियो में हिंदी के सिलेबस के बारे में बात करेंगे, बाकी और सिलेबस के लिए अलग से मैं वीडियो बना दूँगा, ठीक है। और हाँ एक चीज़ मैं आपको पेपर इसके बाद लास्ट टाइम पे वीडियो के लास्ट में LDC हाई कोर्ट के बारे में जो आपको बताने वाला हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो वो इसके बाद में बताऊँगा। एक बार आप लोग जो है बने रहें लास्ट तक, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो टॉपिक आता है इसमें हिंदी का संधि, सब जानते हैं संधि, बचपन से सुनते आ रहे हैं संधि, संधि विच्छेद, संधि, संधि विच्छेद, संधि, संधि विच्छेद। और ये एक ऐसा सिलेबस है जो कि हाई कोर्ट LDC का जो एक ऐसा सिलेबस जो कि एक बार पढ़ लिया ना अपन ने बहुत अच्छे तरीके से, अपन जो इसमें तैयारी करेंगे बहुत वास्ट तरीके से, बहुत डिटेल में हम चीज़ों को देखेंगे। ऐसा नहीं हम LDC के हिसाब से पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे राजस्थान, जो राजस्थान की सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी है उसमें पूरा एक पेपर हिंदी का होता है, उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। या हिंदी आपके RS का 4th पेपर में भी 120 मार्क्स की आती है, तो हम उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे कि तो एक बार पढ़ देंगे ना तो फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें दोबारा देखने की, बस रिवीजन करना होगा और प्रैक्टिस करनी होगी। बाकी ये प्रैक्टिस जो और रिवीजन होगा ना, इसी पे ही आपका पूरा गेम टिका होता है। और हिंदी में मैं बता रहा हूँ, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना तो आपके 75 में से 75 मार्क्स कंपल्सरी ही आएंगे, ठीक है। तो हम बात करें हिंदी की। अब हिंदी में संधि की, संधि क्या होती है कि 3 प्रकार की होती है, सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और ये विसर्ग संधि, ठीक है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, है ना। व्यंजन संधि पढ़ेंगे हम, विसर्ग संधि पढ़ेंगे। विसर्ग संधि सबसे ईजी, स्वर संधि उससे भी ईजी और व्यंजन संधि इन तीनों में सबसे कठिन। इतने नियम है इसमें कि बहुत ज़्यादा, लेकिन हमें सारे नियम नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि हमें तो केवल एग्ज़ाम पास करना है। क्या पास करना है बच्चों? एग्ज़ाम पास। कभी कभी क्या है कि मैं बोलता हूँ ना टीचर वाली टोन में आ जाता हूँ, क्या करना है बच्चों, जैसे कभी 5वीं क्लास के बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ ठीक है, जबकि सब आप कंपटीशन दे रहे हो तो सब मैच्योर हो, है ना। चलो जोक सपाट, हम जो है विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि में काफ़ी नियम है, लेकिन हम इन नियमों को सबको नहीं पढ़ के केवल इतना ही हम पढ़ेंगे कि हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो सके, ठीक है। और हम केवल, मैं बताऊँ आपको, 8 से 9 नियम पढ़ेंगे केवल। 8 से 9 नियम में अपन अपनी पूरी जो है संधि कौन सी वाली? व्यंजन संधि स्पेशली ये कंप्लीट कर देंगे। और एक भी क्वेश्चन बाहर आ जाए, एक भी क्वेश्चन, ये लिख रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन बाहर आ जाए तो आप मुझे बता देना, मैं यहीं रहूँगा आपके पास। फिर हम पढ़ेंगे समास। समास का सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि 6 प्रकार के होते हैं और सब ने रट रखे हैं, लेकिन समाज में भी अपन गलती करके आते हैं। एक छोटी छोटी बारीकियाँ हैं जो वहाँ पे अपन गलती करते हैं, और ये सारी चीज़ें मैं डिटेल में आपको बताऊँगा। आपको मैं नोट्स दूंगा नहीं प्रिंटेड, मैं आपसे नोट्स बनवाऊँगा। आप जब भी मेरी क्लास लो तो 1-2 चीज़ लेके बैठनी है, पेन प्लस कॉपी। आपको पूरे डिटेल नोट्स बनाऊँगा, डिटेल्ड, ये लो लिख दिया, और क्या चाहिए मेरे से, डिटेल्ड नोट्स।
ऐसे नोट्स बनाऊंगा जो मैं खुद तैयार कर रहा हूँ, मैंने खुद ने नोट्स तैयार करे और मैं वही नोट्स आपसे बनवाऊँगा। कि देखो मैं भी है ना PDF बना बना के डाल दूँ, लेकिन उससे मतलब निकलेगा नहीं, क्योंकि यूट्यूब पे ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत ऐसे चैनल मिल जाएंगे, बहुत ऐसे टीचर मिल जाएंगे जो आपको प्रिंटेड नोट्स उपलब्ध करा देंगे। लेकिन प्रिंटेड की वैल्यू है ना, वैल्यू, मैं क्या बोल रहा हूँ, वैल्यू, प्रिंटेड नोट्स की वैल्यू कुछ नहीं होती। नोट्स की वैल्यू आप है ना, नोट्स को इज्जत भी तभी दोगे जो आप खुद लिखोगे। और देखो इसकी चीज़ें, खुद लिखोगे, खुद के लिखे हुए नोट्स आप कभी किसी को नहीं दोगे। तो आप अपने नोट्स हैं जो आप खुद के पास ही रखोगे, किसी को नहीं दोगे। दूसरा क्या है कि आप जब लिखोगे ना तो आप खुद ही याद भी हो जाएगा लिखने से ना, खुद ही याद कर लोगे। ठीक है, तो अपनी स्ट्रेटजी इस तरीके से रहेगी, है ना। तो अपन क्या करेंगे, डिटेल नोट्स को अपन लिखेंगे पेन कॉपी लेके। मैं लिखूंगा, मैं खुद लिखूंगा यहाँ पे, तो आपको वहाँ पे लिखने में क्या जोर आ रहा है। वैसे भी इस पेन टैब पे ना लिखने में मेरे को थोड़ी दिक्कत आ रही है, अभी क्या नया है ना शुरू शुरू में, इसलिए। तो मैं फिर भी लिखूंगा, राइटिंग वाइटिंग आपको सब समझ में आएगी, कोई इशू नहीं है ना। फिर हम चलते हैं उपसर्ग पे। उपसर्ग ऐसा टॉपिक है, सबको पता है कि सबसे ईजी लगते हैं लेकिन सबसे खतरनाक होते हैं। प्रत्यय हैं, सबसे इजी लगते हैं लेकिन होते खतरनाक हैं। तो अपना एक भी नंबर यहाँ से गायब नहीं होगा, इतना डिटेल में अपन पढ़ेंगे। और प्रैक्टिस आपको ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करवाऊंगा, वस्तुनिष्ठ। ये लो, वस्तुनिष्ठ, हर टॉपिक की, संधि की अलग, समास की अलग, उपसर्ग की अलग, प्रत्यय की अलग। अब ये है पर्यायवाची। पर्यायवाची और विलोम शब्द, ये दोनों टॉपिक ऐसे हैं, इनको अपन को रटना है। अब रटना भी ऐसे नहीं है, कैसे कि हाँ विलोम शब्द दिखानी और रट डाला। अपन को एग्ज़ाम फाइट करना है, क्या करना है, क्योंकि पूरी दुनिया पढ़ती है, अपन को करनी है एग्ज़ाम फाइट। एग्ज़ाम फाइट ऐसे नहीं होगा, एग्ज़ाम फाइट के लिए अपन को एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, क्योंकि आजकल है स्मार्ट स्टडी का ज़माना। स्मार्ट स्टडी, क्योंकि आजकल बच्चे गधों की तरह मेहनत नहीं करते, आजकल बच्चे मेहनत करते हैं कम समय में ज़्यादा तैयारी। कैसे, ये कैसे होती है, क्योंकि क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या छोड़ना है, ये अपन करेंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको ये बताऊंगा ये कहाँ से पर्यायवाची आपको कहाँ से पढ़ने हैं, विलोम शब्द कहाँ से पढ़ने हैं, अनेकार्थ शब्द क्या कहाँ से पढ़ने हैं, क्या होते हैं। बच्चे क्या करते हैं, पर्यायवाची और अनेकार्थी को एक ही मान लेते हैं, जबकि ये अलग अलग होते हैं। शब्द युग्म सबसे बेस्ट टॉपिक, मेरा फेवरेट टॉपिक, इसको भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इसको पढ़ डाला तो मज़ा आ जाएगा, और इसमें से एक भी अपना क्वेश्चन गलत नहीं होगा। लगभग 4 क्वेश्चन आते हैं इसके। संज्ञा शब्द और विशेषण बनाना, ये एक ऐसा टॉपिक है, इसके लिए अपन 3 टॉपिक करेंगे। और सर आप सोच रहे होंगे यार 3 टॉपिक की क्या ज़रूरत है, संज्ञा का से विशेषण ही तो बनाना है। लेकिन बनाना तो है, वो बात आपकी सही है, लेकिन अपन को बना तभी पाएंगे जब हमें ये पता होगा कि संज्ञाएँ कौन कौन सी होती है, क्या होती है, सर्वनाम क्या होता है, और ये विशेषण क्या होता है, विशेषण के अंदर भी विशेष्य क्या होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अपन तीनों टॉपिक करेंगे, छोटे छोटे टॉपिक हैं, लेकिन अपन को पूरी डिटेल आ जाएगी, और इसमें से भी अपना क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मोस्टली बच्चे इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, शब्द शुद्धि, शब्द शुद्धि अभी देखो इसमें लगा हुआ है, जबकि अपन शब्द शुद्धि ऊपर ही कर चुके हैं। अब आप सोचेंगे कहाँ पे कर चुके हैं, ये देखो संधि, ये देखो समास, ये देखो उपसर्ग, और ये देखो प्रत्यय। ये 4 टॉपिक ऐसे हैं, अगर इनको बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो शब्द शुद्धि अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, केवल हम करेंगे इसकी प्रैक्टिस। क्या करेंगे बच्चों, प्रैक्टिस। ठीक है, वाक्य शुद्धि, वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि समझ में आता है लोगों को। इसमें क्या होगा कि हम वाक्य शुद्धि के लिए अलग से वाक्य का ही अलग से टॉपिक करेंगे, वाक्य का अलग टॉपिक करेंगे। वाक्य का अलग टॉपिक करने से क्या होगा, हमें पता चल जाएगा कि ये वाक्य में शुद्धियाँ होती हैं, इसकी भी हम प्रैक्टिस करेंगे वाक्य का टॉपिक करने के बाद। ठीक है, वाच्य, आजकल बच्चों को सबसे हार्ड लगता है वाच्य और एक क्रिया। दिखने में तो ये सकर्मक और अकर्मक ये क्रिया इजी लगती है, लेकिन जब एग्ज़ाम में आते हैं ना तो हाथ पे फूल जाते हैं, और ये भी
ऑप्शन पता है कैसे आते हैं, 1 2 और 3 और 4, अपन देखेंगे अच्छा हाँ ये इतना सा ईजी पूछ रहा है, ये पूछ लिया कि इसमें कौन सी क्रिया इतनी सी ईजी पूछ रहा है। लेकिन हम जब ऑप्शन देखते हैं ना तो चारों अपन को सिमिलर लगते हैं, फिर पता नहीं कौन सा आरपीएससी या आरएसएस भी सही माने और कौन सा गलत माने। लगते चारों सही है लेकिन होता तो एक ही है, होता तो एक ही है ना। तो हम उसको इस तरह से डिटेल में करेंगे कि हम बस और ये सब हम है ना आंसर निकालना ढूंढेंगे चारों में से। अगर हमको चारों सिमिलर लग रहे हैं ना तो अपन उल्टी गंगा बहाएंगे, कैसे यार ये तो नहीं हो सकता यार, इसमें तो ये वाला भी है और इसमें तो ये वाला भी है, तो अपन वही निकालेंगे। मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, छटनी करेंगे। मतलब आपको मैं पढ़ाते टाइम इतने सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा कि आप ये सोचोगे कि यार इस तरह से भी कोई सॉल्व करता है क्या पेपर। देखो ये इस पर बोल रहा हूँ यूट्यूब चैनल पर तुक्के लगाने की ट्रिक बताऊंगा, आपको पेपर सॉल्व करने की ट्रिक बताऊंगा। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, वीडियो को देखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं मैं इसकी पर्टिकुलर आपको वीडियो बना के दे दूँगा, आप अभी एक बार तो देख लोगे वीडियो को, ठीक है, लेकिन अप्लाई नहीं करोगे। अप्लाई तभी कर पाओगे जब मैं टॉपिक के बीच बीच में इनको बताऊँ, ठीक है। तभी तो देखो एक साथ ज़्यादा खाना मिल जाता ना, एक साथ मीठा नहीं खाया जाता, मीठा है ना थोड़ा थोड़ा खाया जाता है, डेली खाया जाता है। ऐसे नहीं कि हम एक दिन पूरे रसगुल्ले खा रहे हैं, मज़ा नहीं आएगा, रसगुल्ले का मज़ा नहीं आएगा वो वाला खाने में, है ना। तो वो चीज़ है। इसी तरह से वाक्यांशों के लिए एक सार्थक शब्द ये भी रटने का है, मुहावरे लोकत्य रटने का है। अंग्रेजी में पारिभाषिक शब्दावली एक ऐसा टॉपिक है जो मोस्टली बच्चे गलत करके आते हैं, रॉन्ग, ठीक है। तो मैं ये जो टॉपिक है ना रटने वाले, जैसे ऊपर मैंने विलोम शब्द पर्यायवाची बताए, इसी तरह से मैंने आपको ये वाक्यांशों के लिए सार्थक शब्द, युग्म शब्द, लोकोक्ति, मुहावरे, पारिभाषिक शब्द, इनके अलग से मैं आपको बताऊंगा कहाँ से पढ़ना है और कहाँ से नहीं पढ़ना है। इनकी मैं पीडीएफ ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगा आपको, क्योंकि रटने और पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा, जो ऐसी पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा जो मोस्टली आ चुके हैं एग्ज़ामों में, सभी एग्ज़ामों में प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। और नेक्स्ट पे चलते हैं अपन, सरल संयुक्त उर्मी से अंग्रेजी वाक्यों को। अब ये देखो, ये वाक्य जो टॉपिक में बता रहा था ना आपको, यहाँ पे ये यहाँ पे अलग से पढ़ेंगे, ये तो आपके सिलेबस में दे रखा है पूरा, तो अलग से तो क्या ही पढ़ेंगे अपन, ये सिलेबस भी कवर हो जाएगा। फिर क्या लिखा है, वाक्यों का, अंग्रेजी वाक्यों का हिंदी में रूपांतरण, ये लोग ट्रांसलेट वाले आ गए, ये वाला अपन कर लेंगे, बहुत ईजी होता है, बहुत अच्छा, इसकी तो ट्रिकें होती हैं। अब बच्चे बोलेंगे सर हमको इंग्लिश नहीं आती, अब इंग्लिश आने की ज़रूरत ही नहीं है इन वालों में, तो मैं यदि बात मानूँ, हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेशन, ये इनकी तो ट्रिक है, ये तो मैं बहुत इजी तरीके से कराऊंगा, आप ही बोलोगे यार मज़ा आ गया। कार्यालय पत्रों की संबंधित ज्ञान, कार्यालय पत्रों से संबंधित ज्ञान, ये एक जो टॉपिक है ना, ये एक ऐसा टॉपिक है कि आप जब बन जाओगे ना एलडीसी या जूनियर असिस्टेंट, ठीक है, ये बन जाओगे ना तो आपकी पूरी ज़िंदगी भर ये कार्यालय पत्रों के इर्द गिर्द ही निकलेगी कि एक बाबूजी का काम ही यही होता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे जो कार्यालय पत्र हैं, जैसे औपचारिक पत्र हो गया, अनौपचारिक हो गया, अर्धशासकीय हो गया, शासकीय हो गया, या फिर अर्धशासकीय हो गया, निविदा हो गया, मांग पत्र हो गया, निविदा हो गया, मांग पत्र हो गया, आपके ये अधिसूचना हो गई, परिपत्र हो गया, इनमें क्या डिफरेंस होता है, ये कैसे होते हैं, आपको पूरा जो है एग्जाम्पल दे के आपको बिल्कुल पत्र दिखा के बताऊँगा। और बताऊँ, सरकारी कोई लेटर निकाल लेंगे अपन कहीं से भी, टेंशन की कोई बात ही नहीं है, सरकारी लेटर आपको बता दूंगा कि ये ऐसे ऐसे फॉर्मेट होता है ना। और ये वाला जो फॉर्मेट, ये जो है ना, ये वाला टॉपिक, ये आपके आरएस मेंस में है ना, 4th पेपर में ये अलग से दे रखा है बिल्कुल। आपका ये वाला अगर यहाँ से इतने अच्छे से करेंगे कि वहाँ का आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि अधिक से अधिक संख्या में जो है लोग
यूट्यूब पे जो फालतू की वीडियो बना के बैठ जाते हैं, उन पे जो व्यूज़ आते हैं, लोग बच्चे अपना टाइम ख़राब करते हैं, वहाँ से टाइम को बचा के क्वालिटी क्वालिटी टाइम बिताएं। कमेंट्स करें, अगर आपको कोई सजेशन देना है या आपको कोई एडवाइस देनी है, जो भी है आप कमेंट करके बता सकते हैं। और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब ज़रूर करना है, घंटे वाला आइकन ज़रूर दबाना है, ताकि जल्दी से जल्दी आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे और आप वीडियो देखें। नहीं तो मैं डाल दूंगा वीडियो, आपको पता नहीं चलेगा, इसलिए इसको ऑन ज़रूर करके रखें। सब्सक्राइब करें चैनल को, सपोर्ट करें। आज के लिए बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अच्छा हाँ, एक चीज़ और मैं कब बता रहा था आपको कि हाई कोर्ट एलडीसी वाली चीज़, आप तो देखो भूल गए, मेरे को ध्यान है, इतना ध्यान रखना पड़ता है ऐसे थोड़ी। हाई कोर्ट का जो एलडीसी का पेपर हुआ था ना, उसकी कट ऑफ के लिए ना मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी बच्चों के ना 200 जर्नल वालों के 210 से 220 मार्क्स आ रहे हैं ना, चलो इसी के अंदर बता ही देता हूँ मैं आपको, कटो 210 से 220 मार्क्स आ रहे हैं ना, वो टाइपिंग की स्टार्ट कर दो। ठीक है, जनरल ओबीसी, ये हो गया आपका जनरल ओबीसी और एमबीसी, ये तीनों के लिए। और ईडब्ल्यूएस वाले हैं ना 205 से 210 जिसके मार्क्स आ रहे हैं वो तैयारी कर दो, है ना। और एसटी और एससी, इन दोनों का मैं कॉमन बता रहा हूँ, 180 से 200 के बीच में जिसके मार्क्स आ रहे हैं वो टाइपिंग स्टार्ट कर दो। और हाँ, ये है मेल की कट ऑफ, मैं बता रहा हूँ फीमेल की। तो फीमेल है ना, सब अपने अपने ना, इसमें से जितनी कट ऑफ बताई इसमें से 10 मार्क्स कम करके चल लो। ठीक है, अगर जनरल में 200 अगर किसी महिला के आ रहे हैं, ओबीसी के या एमबीसी किसी के आ रहे हैं, तो वो 10 मार्क्स कम करके चल लो। लगभग इतनी कट ऑफ जाने वाली है। हालांकि ऐसे कहने में आया कि पेपर आउट हुआ है, जो भी हुआ है, लेकिन अपन को उन चीज़ों में नहीं जाके अपन को अपनी तैयारी करनी है टाइपिंग की। और अब मैं इसका एक रीज़न बताऊँगा कि 1760 पोस्ट हैं, लगभग 5500 बच्चे टाइपिंग के लिए कॉल होंगे, है ना। तो 5500 बच्चों मेरे हिसाब से इतने कट ऑफ जाएगी, है ना। क्योंकि पेपर का इजी भी था लेकिन इंग्लिश थोड़ी हार्ड भी थी, तो ये मैंने उस हिसाब से कट ऑफ आपको बताई है। ठीक, क्योंकि हाँ, मैं एक चीज़ बोलता कि टाइपिंग, मान लो आपके 2 महीने में एग्ज़ाम हो जाएगी टाइपिंग की, या रिजल्ट आएगा 15 दिन में, या 1 महीने में रिजल्ट आता है, 1 महीना आपका वेस्ट नहीं हो। मान लो अगर आप पास हो जाते हो, 1 महीना आपका वेस्ट नहीं हो। तो और इसमें क्योंकि हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग है ना, ये दोनों टाइपिंग, हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग। और इसमें हिंदी की टाइपिंग आपको पता है सबको हार्ड होती है ना। हार्ड क्या होती है, मतलब प्रैक्टिस ज़्यादा मांगती है, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा जो है प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो आप ये मत सोचना कि अगर मेरे को ये कॉल हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, मतलब टाइपिंग के लिए कॉल होगा नहीं और मैं तो इतने कम नंबर, मैं तो बोल रहा हूँ टाइपिंग तो सभी स्टार्ट कर दो अभी से। क्योंकि हमें क्या करना है, एलडीसी हाई कोर्ट में नहीं भी हुआ ना सिलेक्शन, तो हमें तो 14,000 में आना है। 14,000 में तभी आओगे आप जब पेपर आपका अच्छा होगा, उसके लिए अपन अलग से प्रयासरत हैं। ठीक है, दूसरा, अगर अपनी टाइपिंग ही ख़राब है ना, तो इस पेपर को आप कितना ही अच्छा कर लो, कोई मतलब ही नहीं है। टाइपिंग में अपन को 40 वर्ड पर मिनट तो ये चाहिए ही चाहिए। और ये तभी आएगा टाइपिंग में जब अपनी 60 वर्ड पर मिनट की अपनी स्पीड होगी, ये तभी आएगा। ये मेरा प्रैक्टिकल किया हुआ है, क्योंकि वहाँ पे जब टाइपिंग चलती है ना, तो ये बटन होते हैं ना कीबोर्ड के, इनकी आवाज़ आती है, वहाँ कुछ पता नहीं चलता 10 मिनट में आपने क्या टाइप किया क्या नहीं किया, और इतना ज़्यादा हेजिटेशन होता है कि पूछो ही मत। तो अपनी टाइपिंग की स्पीड जहाँ 60 आएगी ना, तो वहाँ पे 40 ये आएगी। तो अभी से अगर प्रैक्टिस करोगे तब जाके 60 आएगी, नहीं हलवा नहीं है कि आपकी वहाँ पे जाके जो है कर लेंगे, 2 महीने में कर लेंगे, 3 महीने में। भाई सीधी सी बात है, एग्ज़ाम डेट है दिसंबर 2022, जिसको सिलेक्शन लेना है वो उस पर तैयारी करनी पड़ेगी। डेली 1 घंटा टाइपिंग को अभी से निकालो, क्योंकि बाद में आप ये सोचो ना, एग्ज़ाम के बाद लोग बच्चे टाइपिंग के लिए जाएंगे और आप लगभग 8 महीने पहले से टाइपिंग कर रहे हो, तो आप कहाँ पे स्टैंड करोगे। ठीक है, तो
पेपर है, इसकी अपन तैयारी करें, टाइपिंग की आपको करनी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब ज़रूर करो, है ना। ठीक है, तो अपन मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। ओके, टाटा बाय बाय, जय श्री राम।